हेलो एंड वेलकम। एलएलबी फर्स्ट ईयर एंड टर्म एग्जाम है। उसका जो सेकंड पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, ये 30 अप्रैल को आपका होने वाला है। और इसकी तैयारी को लेकर मैं आपके लिए एक विशेष स्पेशल एक मैटर तैयार किया है मैंने, जो जिसमें पिछले साल के जो पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो और उनमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करके उनको इस तरीके से तैयार किया है कि आपका पूरा जो पेपर है, आप चाहे क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए। अगर आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से सुन लिया और समझ लिया तो आपका पूरा पेपर, मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अपना पूरा पेपर, अपनी पूरी कॉपी अच्छे तरीके से भर के आएंगे, पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे। तो ध्यान से सुने और अपना एग्जाम, आपका एग्जाम अच्छा रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ये एलएलबी का जो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम था लास्ट ईयर का, तो इसमें पिछले जो साल थे उसका पैटर्न अलग था। इसमें सेक्शन एक आता था, कुल 10% आते थे और अ, 2 यूनिट 2% व कुल 10% है। परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से प्रत्येक यूनिट से 1% का चयन करना होता था उसमें, यानी अलग अलग यूनिट आती थी। इसमें 5 यूनिट आती थी और 5 यूनिट में हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते थे। 10 क्वेश्चन में से एक ही करना होता था। इस बार 2 यूनिट का पैटर्न किया गया है। 2 यूनिट है, सेक्शन ए और सेक्शन बी है। जो सेक्शन में से पहले सेक्शन में से 5 और दूसरे क्वेश्चन सेक्शन में से 4 क्वेश्चन, ऐसे करके पूरा छः, 6 और 4 10 क्वेश्चन करने हैं। बाकी क्वेश्चन 10 ही है, लेकिन सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं उसके लास्ट ईयर के जो एग्जाम के हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन है कि संवैधानिक विधि से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान की प्रकृति की चर्चा कीजिए। क्या यह संघात्मक या एकात्मक अथवा दोनों है? तो बात करते हैं संवैधानिक विधि से क्या अभिप्राय है। तो संवैधानिक विधि है, सबसे पहले संवैधानिक विधि, ये जो शब्द है इसको क्लियर करना जरूरी है कि संवैधानिक विधि क्या है। जब संवैधानिक यानी संवैधानिक विधि, संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन और विधि यानी कानून। तो संवैधानिक विधि उस विधि को कहा जाता है जो किसी देश के संविधान से संबंधित होती है। यह विधि शासन के मौलिक सिद्धांतों, सरकार की संरचना, विभिन्न अंगों, विभिन्न अंग कौन से, जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपका एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, विधायिका में आपके सांसद, राज्य मंत्री या जो भी एमपी एमएलए हैं ये आगे, न्यायपालिका में आपका जुडिशरी सिस्टम आ गया। की शक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों और संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों को परिभाषित करती है। तो दोबारा पढ़ते हैं कि संवैधानिक विधि उस विधि को कहा जाता है जो किसी देश के संविधान से संबंधित होती है। यानी जो विधि किसी देश के संविधान से संबंधित है उसको संवैधानिक विधि कहा जाता है। सिंपल। यह विधि शासन के मौलिक सिद्धांतों, सरकार की संरचना, विभिन्न अंगों के क्षतियों और नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य और संघ व एवं राज्यों के बीच संबंध को परिभाषित करता है। अब भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति को समझने के लिए हमें इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले बात करते हैं लिखित और विस्तृत संविधान है। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित और लिखित संविधान है। इसमें कुल 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां और 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। पहले इसको शॉर्ट में समझेंगे, इसको मैं डिटेल, इसका जो डिटेल से है मैंने अगले स्लाइड में इसको अटैच किया है। पहले शॉर्ट से अपने याद रहना चाहिए कि लिखना क्या है। तो भारतीय संविधान का जो प्रकृति है उसको पहले शॉर्ट में समझेंगे, उसके बाद में मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें कुल 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 400 अनुच्छेद हैं। इसके अलावा दो चीजें याद रखनी है कि संघात्मक और एकात्मक विशेषताएं। इसके देश की संघात्मक विशेषताएं हैं और एकात्मक विशेषताएं हैं। तो संघात्मक विशेषताओं में क्या है, यानी जो केंद्र सेंट्रल जो सिस्टम है उसमें क्या है, जो फेडरल फीचर है, फेडरल और यूनिटरी फीचर अलग अलग है। तो फेडरल फीचर में क्या है कि दोहरी शासन व्यवस्था है, यानी केंद्र की अलग शासन व्यवस्था है और राज्य की अलग शासन व्यवस्था है। तो फेडरल में क्या है, एक तो दोहरी शासन व्यवस्था हो गई जिसमें आपका केंद्र अलग है और राज्य अलग है, इनकी शासन व्यवस्थाएं अलग है। इसके अलावा बात करते हैं शक्ति का वितरण हो गया। तो शक्ति का वितरण 3 पार्ट में किया हुआ है। एक तो संघ सूची किया हुआ है, एक राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो तीनों में जो शक्तियों का वितरण है अलग अलग तरीके से किया गया है। संघ सूची में संघ के जो केंद्र सरकार है उसके अपने अलग अधिकार हैं, राज्य के अलग अधिकार हैं।
और समवर्ती सूची है जिसमें ऐसे जो ऐसे कानून या ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिसमें राज्य और केंद्र सरकार है दोनों मिलकर विचार करते हैं और कानून बनाते हैं और उनमें सुधार के प्रयास करते हैं। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता है, संघात्मक जो विशेषता है उसमें संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और संविधान का लिखित रूप और कठोर संशोधन प्रक्रिया है। तो इसके फेडरल में 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसकी डिटेल आप समझदार हैं सभी कर ही लेंगे। और इसमें दोहरी शासन व्यवस्था, केंद्र और सरकार, शक्ति का वितरण, केंद्र संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और संविधान का लिखित रूप और कठोर संशोधन प्रक्रिया। इसके बाद बात करते हैं एकात्मक विशेषताओं की। तो आपातकालीन प्रावधानों में केंद्र को अधिक शक्तियां हैं। जब इमरजेंसी लगती है तो केंद्र को अधिक शक्तियां हैं। 1975 वाला आपको पता है कि जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है। उसके बाद केंद्र जो सरकार है अपने हिसाब से शासन चलाती है, राष्ट्रपति शासन उसमें लग जाता है। इसके अलावा जो एकात्मक विशेषताओं में है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस और आईपीएस जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का जो पार्ट है वो इसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा। एकात्मक विशेषताएं हैं ये केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है, इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है। अब संसद को राज्य और इसके अलावा संसद को राज्य विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष परिस्थितियों में है। इसके अलावा संसद को है जो राज्य के जो विषय हैं इस पे कानून बनाने की शक्ति विशेष परिस्थितियों में मिलती है। एकात्मक विशेषताओं में है कि जो संसद है राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है। जैसे संघात्मक विशेषताओं में यह है कि जो राज्य के विषय है उस पर राज्य कानून बनाएगा, केंद्र के विषय पर केंद्र कानून बनाएगा। और समवर्ती सूचियां कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें संसद को राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति विशेष परिस्थितियों में होती है। ये एकात्मक विशेषताओं में है। तो विशेषताओं को अपन विस्तृत से बात करते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और विस्तृत लिखित संविधान है। इसकी प्रकृति विभिन्न विशेषताओं से परिभाषित होती है जो इसे अन्य देशों के संविधान से विशिष्ट बनाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं लिखित संविधान की। तो भारतीय संविधान एक सुव्यवस्थित एक लिखित दस्तावेज है जिसे संविधान सभा ने लगभग 3 वर्षों की अवधि में तैयार किया। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। इसके बाद बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था। तो भारत एक संघ है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है, परंतु भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तुलना में अधिक केंद्राभिमुख यानी केंद्रीय सत्ता प्रधान है। यानी अमेरिका संघ की तुलना में भारतीय जो संघ है वो केंद्रीय सत्ता प्रधान है, अधिक केंद्रीय सत्ता प्रधान है। प्रजातांत्रिक प्रकृति। तो भारतीय संविधान में जनता को सर्वोच्च सत्ता का स्रोत माना गया है। वैश्व मताधिकार के आधार पर सरकार का गठन होता है और सरकार जन इच्छा पर आधारित होता है। जो शासन होता है जन इच्छा पर आधारित होता है। इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिस्टम है, जो जुडिशियल रिव्यू जिसको अपन बोलते हैं कि संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उसे यह अधिकार दिया गया है कि वह विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकते हैं, वह रिव्यू कर सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिनकी रक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा सहारा लिया जा सकता है। नैतिकता और सामाजिक न्याय का तत्व। तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय जिसे सिद्धांतों को महत्व दिया गया है, जिससे सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलता है। समायोजन और लचीलापन। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कुछ संशोधन सामान्य बहुमत से किए जाते हैं जबकि कुछ के लिए संसद और राज्य दोनों के बीच सहमति आवश्यक होती है। इसके बाद बात करते हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। तो सोशल और धर्मनिरपेक्ष हो गया, पंथ धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए जो भारतीय संविधान की प्रकृति और को अधिक स्पष्ट करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए
पेपर में है कि 42 कौन से संशोधन द्वारा ये शब्द जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता अखंडता ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। हालांकि ये बाद में ये केस हुआ जो केशवानंद भारती 1973 वाला, उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसका जो मूल ढांचा है उसको पूरी तरह से बदले हुए उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, और ये जो प्रस्तावना की व्याख्या के लिए सबसे अहम केस माना जाता है। हालांकि इस केस को डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो क्या भारतीय संविधान संघात्मक या एकात्मक दोनों है? तो भारतीय संविधान न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न ही पूरी तरह से एकात्मक है। इसे क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत एक ऐसा संघ है जिसे संघात्मक ढांचा होते हुए भी केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है। यानी भारत एक संघात्मक ढांचा तो है, लेकिन इसमें केंद्र को अधिक शक्तियां दी गई है, तो इसे ना तो संघात्मक कहा जा सकता है ना ही एकात्मक कहा जा सकता है। इसे क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारत का संविधान संघीय होने के साथ साथ एकात्मक प्रवृत्तियों को भी समाहित करता है। तो निष्कर्ष में आप लास्ट में एक पॉइंट बनाकर जरूर लिखिए क्वेश्चन के आंसर के लास्ट में कि भारतीय संविधान एक, जिस तरीके से मैंने इसमें स्लाइड में अलग अलग चीजें मेंशन की है, इसी तरीके से आप अलग अलग पॉइंट्स बनाकर इनको लिखिए। तो ये आपका जो आंसर है वो आंसर शीट में बहुत शानदार तरीके से प्लेस होगा, और जो एग्जामिनर है आपको अच्छा नंबर देगा। तो निष्कर्ष की बात करते हैं कि भारतीय संविधान एक मिश्रित प्रकृति का संविधान है जिसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषताएं हैं। सामान्य परिस्थितियों में यह संघात्मक रूप से कार्य करता है, जबकि आपातकालीन स्थिति में यह एकात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। यानी सामान्य परिस्थितियों में संघात्मक रूप में कार्य करता है, और आपातकालीन जब इमरजेंसी की स्थिति होती है तो एकात्मक रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका का महत्व क्या है, और क्या इसमें संशोधन हो सकते हैं, क्या इस उद्देशिका को संविधान संशोधन के विभिन्न उपबंधों के निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इस विषय में निर्णित वादों को अपने उत्तर में इंगित कीजिए। तो सबसे पहले उद्देशिका का महत्व समझते हैं, इंपोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय जो संविधान है उद्देशिका है, प्रियम्बल है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा गया है, माना जाता है। यह संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों की प्रस्तावना है। यानी ये संविधान में जो निहित मूल्य हैं, आदर्श हैं, उद्देश्य हैं, उनकी प्रस्तावना है, जो ये स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। यानी भारतीय संविधान की उद्देश्य का संविधान की आत्मा मानी जाती है। यह संविधान की निहित मूल्यों, संविधान में निहित मूल्यों, आदर्शों और उद्देश्यों की प्रस्तावना है, जो यह स्पष्ट करती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। उद्देशिका में उल्लेखित मूल्य हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मूल्य हैं, जो पॉपुलर सॉवर्जिनिटी है, वो ये है कि हम भारत के लोग हैं। ये तीन चीजें आप याद रखिए जो उल्लेखित मूल तत्व हैं उद्देशिका कि हम भारत के लोग हैं। यानी इसका मतलब जनता को सर्वोच्चता प्रदान करता है। जो भारत की उद्देशिका है ये भारत की जनता को सर्वोच्चता प्रदान करती है कि हम भारत के लोग हैं। इससे इसकी शुरुआत होती है, जो ये दर्शाता है कि जो भारत की जनता को इसमें सर्वोच्चता प्रदान की गई है। इसके बाद में इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 इसके मूल तत्व माने जाते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये राष्ट्र की प्रकृति को दर्शाते हैं। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य है। इसके अलावा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 4 मत इस नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों और मूल्यों को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के लिखें और इनको याद रखें। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रियम्बल इज द की ऑफ द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मार्कर्स, यानी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। जो ये चीजें मैंने बताई है ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट है, बाकी इसको डिटेल आप डिस्क्राइब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद रहेंगे, तो बाकी चीजें आप डिस्क्राइब आसानी से कर सकेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट है, क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, कैन द प्रियम्बल बी अमेंडमेंट। तो क्या संविधान जो उद्देशिका है इसमें संशोधन किया जा सकता है, कैन द प्रियम्बल बी अमेंडमेंट। तो हाँ, उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे
यानी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बिना क्षति पहुंचाए ये संशोधन किए जा सकते हैं। इसके जो संविधान के संशोधन की जो उद्देशिका है इसकी व्याख्या एक जैसे आप उदाहरण से समझते हैं कि 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में इमरजेंसी के दौरान। इसके माध्यम से तीन शब्द इसमें जोड़े गए, समाजवादी जोड़ा गया, सोशलिस्ट जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट सेकुलर और यूनिटी एंड इंटरजेनिटी ऑफ द नेशन, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, तीन शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इमरजेंसी के दौरान जो सरकार है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने काफी सारे बदलाव किए, संशोधन किए, इतने सारे संशोधन किए कि इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में देखा जाता है। इसकी जो उद्देशिका की जो व्याख्या है, ये एक जो केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट वाला 1973 का, इससे इसमें इसकी जो व्याख्या की गई उद्देशिका की, और इस केस के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से समझा जाता है और इसको एग्जाम्पल के रूप में सेट किया गया है। इसमें बेहतर तरीके से उद्देशिका की व्याख्या की गई, तो इस केस को याद रखें। केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 का ये मामला है जिसमें चुनौती दी गई थी केशवानंद के द्वारा केरल राज्य सरकार। इसमें उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान जो है उद्देशिका है, संविधान का अभिन्न अंग है और इसे संशोधित किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्या उद्देशिका को संविधान की व्याख्या में, ये जो केशवानंद भारती है, इसको केस को मैंने लास्ट में अटैच किया है, इसको डिटेल से डिस्क्राइब करके पहले शॉर्ट में समझ लें सारी चीजों को ताकि याद रहे, कचपच ना हो सारी चीजें। क्या उद्देशिका को संविधान की व्याख्या में उपयोग किया जा सकता है? तो हाँ, संविधान की जो किसी भी धारा या प्रावधान में अस्पष्टता हो, या संविधान की किसी धारा या प्रावधान में, या संविधान में जितने भी धारा और प्रावधान है, अगर उनमें अस्पष्टता हो, दो अर्थ निकलते हों, तब उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। इसका प्रमुख एक निर्णय है बेरूबारी यूनियन मामला है 1960 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती वाला मामला हुआ 1973 में और AR बम्बई मामला हुआ 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना ही नहीं बल्कि इसकी भावना, दिशा और मूल्यों की प्रतिनिधि है। क्या कहा कि उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना ही नहीं बल्कि इसकी भावना, दिशा और मूल्यों की प्रतिनिधि है। इसकी भावना, दिशा और मूल्यों की प्रतिनिधि है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि उद्देशिका संविधान के आदर्शों का सार है। यह संविधान की व्याख्या में सहायता प्रदान करती है। इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन केवल उसी सीमा तक जहां तक संविधान की मूल संरचना बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने इसे संविधान का महत्वपूर्ण और न्यायालय द्वारा मान्यता प्रदान हिस्सा घोषित किया है। अब ये जो केशवानंद भारती जो प्रस्तावना की न्यायिक व्याख्या जिसके माध्यम से की गई केशवानंद भारती केस, ये क्या था, तो इसको डिटेल से समझते हैं। इसकी व्याख्या जब आपको करनी हो एग्जाम में तो इस तरीके से करें जिस तरीके से मैंने स्लाइड में इसको प्रॉपर तरीके से मेंशन किया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, मैंने जिस तरीके से इसको किया। तो केस का नाम लिखें सबसे पहले, केशवानंद भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसके बाद लिखें याचिकाकर्ता, तो याचिकाकर्ता थे इसमें केशवानंद भारती, जो एक साधु और एडवाइट मठ के प्रमुख थे केरल में। मुद्दा क्या था इसमें? मुद्दा था कि केरल सरकार द्वारा जमीन सुधार कानूनों के तहत उनके मठ की संपत्ति अधिग्रहण की को चुनौती दी गई थी। यानी केरल सरकार द्वारा जमीन सुधार कानूनों के तहत उनके मठ की जो संपत्ति थी अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी। उनकी मठ की संपत्ति को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, लेकिन उस अधिग्रहण को सरकार द्वारा की गई अधिग्रहण को कोर्ट ने चुनौती दी थी। यह केस संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 संविधान की संशोधन की शक्ति है, जो संशोधन शक्ति है उसको की सीमाओं को लेकर था। ये केस संविधान की जो संशोधन शक्ति है, अब संशोधन शक्ति संविधान में कहाँ दी गई है, कहाँ मेंशन की गई है, तो आर्टिकल 368 में संविधान की शक्ति, संशोधन की शक्ति है उसको मेंशन किया गया है। तो इसी को लेकर ये प्रमुख विवाद था, सीमाओं को लेकर था कि 368 में क्या संविधान का मूल जो उद्देशिका है या संविधान को चेंज किया जा सकता है, इसी को लेकर था। तो प्रमुख सवाल था कि क्या संसद को संविधान के किसी भी भाग
यहाँ तक कि प्रस्तावना को भी बदलने का पूरा अधिकार है। तो न्यायालय का फैसला था, इसमें 13 जजों की बेंच थी, 7-6 के बहुमत से इसमें फैसला आया और मुख्य निर्णय ये था कि संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। इस फैसले में पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या हुई। क्या है मूल संरचना सिद्धांत, इसको समझते हैं। तो संविधान की कुल कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसोधन द्वारा बदल नहीं सकती है। यानी संविधान की कुछ ऐसी बुनियादी विशेषताएं हैं जिन्हें संसद संशोधन द्वारा बदल नहीं सकती है। इसमें बात करते हैं लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन और प्रस्तावना का मूल्य। यह 5 पॉइंट आप याद रखें। इसमें एक तो सबसे पहला है लोकतंत्र, जिनके संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता, लोकतंत्र को नहीं बदल सकती। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नहीं बदला जा सकता। कानून का शासन और प्रस्तावना के जो मूल्य हैं, 5 मूल सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकार। लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून का शासन, प्रस्तावना के मूल्य और मौलिक अधिकार। अब प्रस्तावना के मूल्य क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यानी ये जो आपको मैंने बताया था अभी इस जगह, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये इसका मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट का मतलब समाजवादी, सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष और डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया लोकतंत्र और रिपब्लिक का मतलब हो गया गणतंत्र। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये जो प्रस्तावना के मूल्य हैं, 5 मूल्य तो ये हैं, इनमें तो बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आपको 5 चीजें ध्यान रखनी है। लोकतंत्र यानी कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं संविधान की जिनमें संसद संशोधन द्वारा बदल नहीं सकती, जिसमें लोकतंत्र है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, कानून का शासन है, प्रस्तावना के 5 मुख्य मूल्य हैं और मौलिक अधिकार हैं, इनको बदला नहीं जा सकता है। प्रस्तावना पर क्या कहा गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह संविधान की आत्मा है। किसी भी कानून या संशोधन की व्याख्या करते समय प्रस्तावना को मार्गदर्शक के रूप में लिया जा सकता है। फैसले के दूरगामी प्रभाव यह हुए कि संसद की शक्ति सीमित हुई और न्यायपालिका की शक्ति बढ़ी। अब कोर्ट यह तय कर सकती है कि कोई भी संशोधन है संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है या नहीं है। प्रस्तावना को संवैधानिक व्याख्या का आधार माना गया। तो प्रस्तावना को क्या हुआ? संवैधानिक व्याख्या का आधार माना गया। इसमें पहली बार इस केस में जो केशवानंद भारती है, इसमें व्याख्या की गई और इसको संवैधानिक व्याख्या का अधिकार माना गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो मौलिक अधिकार पहले समझ लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से और 35 तक आपकी मौलिक अधिकार मेंशन किए गए हैं। ये अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, यानी ये एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है। यानी कोर्ट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वोल्यूशन होता है तो आप उनके खिलाफ या राज्य के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स शेप करते हुए उनको अधिकारों को वापस दिलवाया जाए। ये अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करते हैं। तो मुख्य 6 मौलिक अधिकार है। पहले इनको पॉइंट्स में समझेंगे, बाकी डिटेल आप डिस्क्राइब आप कर सकते हैं, सब लोग समझदार हैं। तो समानता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार को डिस्क्राइब किया गया है। दूसरा है, पहला है 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समानता का अधिकार 14 से 18 तक, और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें है आर्टिकल 19 से 22 तक। फिर इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें 33 से 24 तक किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक। फिर इसके बाद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है 29 से 30 तक। और सबसे लास्ट जो इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज भी कहा गया है। तो समानता का अधिकार वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण है। फिर इसके बाद भेदभाव का निषेध, समान अवसर, छुआछूत का उन्मूलन और उपाधियों की समाप्ति।
स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसमें इसमें आपको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता अधिकार है, स्पीच ऑफ राइट्स यानी भाषण, आंदोलन, निवास, संघ आदि की इसमें स्वतंत्रता दी गई है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, यानी भाषण देने की, आंदोलन की, निवास की, संघ की, ये स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की स्वतंत्रता, आपराधिक मामलों में सुरक्षा है। 21वां आपका है, ये इम्पोर्टेंट होता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। कि 21 है वो आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। 21A है, इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है नया, जो पहले आपके उसमें नीति निर्देशक तत्वों में था, जिनसे प्रभावित होकर ही इन्फ्लुएंस होकर ही ये अधिकार इसमें जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है। ये 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। 22 में है गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार दिया गया है आदमी को, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 22 और 23 में। मानव तस्करी और बेरोजगारी का निषेध है इसमें। और इसमें जो नेक्स्ट है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से खतरनाक कार्य करवाना निषेध है। तो ये शोषण के विरुद्ध में 2 अधिकार दिए गए हैं, मानव तस्करी और बेगारी का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक या डेंजर जो वर्किंग है वो करवाना निषेध है। इसके अलावा आगे बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 25 से 28 में इसकी बात की गई है। तो इसमें 25 में है, आर्टिकल 25 में धर्म का पालन और प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 में है धर्म की संस्थाओं को प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रताओं को प्रबंधित करने की स्वतंत्रता, यानी सभी को धार्मिक जो संस्थाएं हैं उनको मैनेज करने की, प्रबंधित करने की स्वतंत्रता है। 25 में धर्म का पालन, किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, पालन कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। 27 में है करों का धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग निषेध है। इसके अलावा किया गया है कि 27 में यह है कि जो कर है, जो टैक्सेस है, उनको धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना निषेध माना गया है। 28 में है धार्मिक शिक्षा के से संरक्षण है, कि धार्मिक शिक्षा को संरक्षित किया गया है कि कोई भी धर्म अगर धार्मिक शिक्षा के लिए अपने विशेष एफर्ट्स कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं अपनी विशेष धार्मिक शिक्षा के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं, अलग से संस्थाएं गठित कर सकते हैं। जैसे पहले हिंदू धर्म में पहले गुरुकुल चलते थे, ये जो मुसलमानों में अलग से चलते हैं, जो मौलवी पढ़ाते हैं, तालीम देते हैं, जो कहते हैं कि तालीम देते हैं, मस्जिदों में चलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 13 तक। तो 29 में है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और भाषा की सुरक्षा है इसमें। 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है, यानी अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 32 का है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज है, अगर आपके जो भी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर इनका फंडामेंटल राइट्स का वोल्यूशन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, रिट्स कर सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और डीपीएसपी क्या है, निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। और इसके अलावा एक और है आपके जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, आपकी जो मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, के जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भाग 4A में जोड़े गए हैं। तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी से संविधान के भाग 4 में जोड़े गए, अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं ताकि वह सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कर सके। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये नॉन जुडिशियबल है, लेकिन इनका पालन सरकार का नैतिक कर्तव्य है। यानी इन ये जो नीति निर्देशक तत्व है सरकार के लिए एक निर्देशिका है। इनके लिए जो जुडिशरी सिस्टम है वो बाध्य नहीं कर सकती कि इनको ये आपको ये नहीं ये करना ही है, लेकिन इनका पालन करना सरकार का एक नैतिक ड्यूटी है, नैतिक पालन है, करना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की जनता के हित में होते हैं। और ये जो बात करें डीपीएसपी कहाँ से ली गई, तो ये आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। उदाहरण के लिए आर्टिकल 13, 41 और 47। 13 में है आर्थिक समानता और आजीविका का इसमें है मेंशन किया गया है। 41 में शिक्षा और काम का अधिकार, और 47 में पोषण स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की उन्नति।
ये इम्पोर्टेंट है, आप कुछ चीजें याद रखें, बाकी चीजें आप स्वयं कर लेंगे। न्यायिक दृष्टिकोण है इसका, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इसमें एक समझते हैं। चंपकम भी एक दुरैया राजन केस है 1951 का, आजादी के बाद किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष हो वहां मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि अभी लास्ट पहले के पेपर में पूछा गया है कि इस तरीके से सूत्र पूछा गया है कि मान लो आपको इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष हो वहां मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले यही लिखना पड़ेगा कि चंपागम दोरैया राजा केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संघर्ष हो वहां मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो चंपागम दोरैया राजा केस क्या था, इसको हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये करते हैं कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों को लेकर केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1973 वाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों में समरसता स्थापित की जानी चाहिए, यानी डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट्स है दोनों में समरसता स्थापित की जानी चाहिए। वहीं मिनर्वा मिल्स केस है 1980 वाला, उसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के दो पहिए हैं, दोनों में संतुलन आवश्यक है। यानी मिनर्वा मिल्स जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वापस जो केशवानंद भारती वाला केस वाला जो मामला है उसी को वापस से एक बार रिपीट किया, उस बात को रिपीटिशन ही है, विशेष कुछ भी नहीं है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के दो पहिए हैं, दोनों में संतुलन आवश्यक है। तो संतुलन आवश्यक है और समरसता स्थापित की जानी चाहिए दोनों में, ये दोनों एक ही बात है लगभग। तो वर्तमान दृष्टिकोण क्या है इसका, तो अब न्यायालय यह मानते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नीति निर्देशक तत्वों को आधार बनाया है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, तो इसमें डीपीएसपी जो अनुच्छेद 45 से प्रेरित है ये, यानी नीति निर्देशक तत्व में जो 45 आर्टिकल है उससे ये प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। शिक्षा अधिकार, इसमें भोजन का अधिकार है, फूड सिक्योरिटी वाला, ये डीपीएसपी अनुच्छेद 47 से प्रेरित होकर बनाया गया है। तो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो इसमें इसको डिटेल से करते हैं कि अनुच्छेद 41 और 45 जो राइट टू एजुकेशन है जो इन्फ्लुएंस होके अनुच्छेद डीपीएसपी के 45 से होकर प्रेरित होकर इसको बनाया गया है। तो अनुच्छेद 45 में स्टार्टिंग में क्या था जो नीति निर्देशक तत्वों में है, तो इसमें शुरुआत में था कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। तो इसका मूल प्रावधान था संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 45 में लिखा गया कि राज्य प्रयास करेगा कि संविधान के लागू होने की स्थिति में 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके बाद संशोधित प्रावधान किया गया 86वां संशोधन 2002 में किया गया। अब अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक बचपन की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसमें मुख्य बात यह है कि संशोधन के बाद अब छोटे बच्चों को 6 वर्ष तक की शिक्षा और देखभाल पर जोर है, जबकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अलग से अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन वही है जो निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत कुछ सीटें रिजर्व की गई है, जिसमें लॉटरी के तहत बच्चों का एडमिशन दिया जाता है। हालांकि ये बात इतर है कि कुछ जगह इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा बात करते हैं आर्टिकल 41 की, तो आर्टिकल 41 में जो है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार है जो डीपीएसपी का 41 है, उसमें उसका भावार्थ है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के अनुसार नागरिकों को काम, शिक्षा और वृद्धावस्था में बीमारी, विकलांगता और बेरोजगारी जैसी परिस्थितियों में सार्वजनिक सहायता यानी पब्लिक असिस्टेंस प्रदान करने की प्रयास करे। जो सरकार जिस तरह से अलग अलग योजनाएं चलाती है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ठीक है, जो अनाज फ्री में दे रही है, शिक्षा फ्री में दे रही है, स्कूलों में किताबें फ्री में दे रही है, एजुकेशन फ्री में है। इसके अलावा जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, तो ये सब चीजें हैं जो नीति निर्देशक तत्वों जो डीपीएसपी है इनसे इन्फ्लुएंस होकर सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती है। कि सरकार को इसमें एक निर्देशिका तय की गई है कि सरकार इन क्षेत्रों में लोगों के लिए काम करें, ये बिंदु हैं।
तो इसकी मुख्य बात है कि राज्यों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो राज्यों को क्या जिम्मेदारी दी गई है कि राज्यों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उपाय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसका कंक्लूजन ये है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान के दो आधार स्तंभ हैं। एक व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और दूसरा समाज की भलाई और समानता सुनिश्चित करता है। आज के समय में इन दोनों के बीच संतुलन और सामंजस्य सबको ही संविधान की भावना माना जाता है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध को अपन समझते हैं। और तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं। इनकी प्रकृति और उद्देश्य अलग अलग हैं। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक होती है क्योंकि ये राज्यों को कुछ कार्यों से रोकते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है क्योंकि ये राज्य को समाज के कल्याण हेतु निर्देश प्रदान करते हैं। कानूनी दृष्टि से मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, अर्थात यदि कोई अपने अधिकारों का उल्लंघन होता पाया जाए तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। इसके विपरीत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यद्यपि ये राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन जुडिशरी सिस्टम से ये बाध्यकारी नहीं है। यानी अगर वो चाहें, अगर जो विधायिका है, अगर ये चाहती है कि नहीं, अगर इनका मन है कि नहीं यार करना चाहिए कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमने लोगों से वादा किया है, लोगों से वादा करके वोट लिया है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमने लोगों को विश्वास दिया है, लोगों ने हमें विश्वास में सत्ता में लेकर आए हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें ये काम करने चाहिए इस तरह के, तो जिससे लोगों का कल्याण हो, लोगों के लिए अच्छा हो। तो तभी ये ऐसे कोई बाध्यकारी नहीं है। तो मौलिक अधिकारों का लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है ताकि एक समता मूलक और कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। इसके बाद बात करते हैं जहां मौलिक अधिकार और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। जहां मौलिक अधिकार लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों ही तत्व मिलकर भारतीय संविधान को एक संतुलित और समावेशी दस्तावेज बनाते हैं। समता या स्वेच्छाचारिता परस्पर शत्रु है, स्पष्ट कीजिए। यानी क्षमता और स्वेच्छाचारिता परस्पर शत्रु है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करते हैं कि क्षमता व स्वेच्छाचारिता परस्पर शत्रु है। ये कथन भारत के संविधान की मूल भावना है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज में समानता की सीमाओं के भीतर रखा गया है। जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज में समानता की सीमाओं के भीतर रखा गया है। यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रताएं हैं उनको समाज में जो समानता है, उनकी समानताओं की समाज में समानताओं की सीमा के भीतर रखा गया है। यानी समानता, समाज में सभी को समानता है, इसीलिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उसके अंदर रखा गया। अब इक्वालिटी क्या है? समता का अर्थ है इक्वालिटी, समता का अर्थ समानता से ही है। तो समता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समान अधिकार है, समान अवसर है और समान व्यवहार मिलना। यह सामाजिक आर्थिक विषमता को कम करने का प्रयास करता है ताकि हर व्यक्ति गरिमामय जीवन जी सके। स्वेच्छाचारिता है, इसमें इसका अर्थ है कि अनियंत्रित स्वतंत्रता, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी भी सीमा को पार कर सकता है, चाहे वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना हो। तो स्वेच्छाचारिता ये है कि हर चीज को व्यक्ति जब उसकी जो स्वतंत्रता है, खुद की स्वतंत्रता को वो इस तरीके से उपयोग करे, बिल्कुल अनकंट्रोल रूप से, जिसमें अब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की ऐसी सीमा को पार करता है, यानी खुद के स्वार्थ के लिए सारी चीजें भूल जाए और सीमा पार करते हुए इतना इतना चीजों का उल्लंघन कर दे कि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन जब होने की स्थिति बन जाए, तो ये स्वेच्छाचारिता है कि खुद का स्वार्थ आदमी देख रहा है कि हाँ ये मेरा, जैसे स्पीच ऑफ राइट है, समता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक है। तो बोलने के अधिकार में आप इतना नहीं बोल जाएं कि किसी दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार हो जाए। आपकी ज्यादा बोलने से किसी के दूसरे जो अधिकार है उनका उल्लंघन हो सकता है।
आपकी समानता का अधिकार है कि आपकी समानता के अधिकार, आप समानता के अधिकारों में आप अपने अधिकारों का इतना प्रयोग करने लगे निस्वार्थ रूप से कि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन। तो जब ऐसी स्थिति बन जाएगी, आपके कोई व्यक्ति अपने जो अधिकारों का स्वतंत्र रूप से इस तरीके से उपयोग करने लगे कि वो अपने स्वार्थ के लिए एक सीमा से बाहर चले जाएं और जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति बन जाए, तो इस स्थिति को स्वेच्छाचारिता कहेंगे। तो इसका सिद्धांत है, यदि समाज में किसी को बिना किसी सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो अधिकारों और समानता को कुचला जा सकता है। यानी अगर सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ण स्वतंत्रता दे दी जाए तो अधिकार और समानता को कुचला जा सकता है। ऐसा होने पर समाज में असमानता, अन्याय और अराजकता फैलेगी। अतः समता और स्वच्छता एक दूसरे के विरोधी शत्रु हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से क्या है इसमें कि भारतीय संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अनुच्छेद 19 देता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध भी लगाए गए हैं ताकि वे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और समाज के कल्याण के न हो। यह संतुलन ही एक समता की रक्षा करता है। यानी आदमी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी की सार्वजनिक व्यवस्था, किसी की नैतिकता, किसी की सामाजिक जीवन के जो अधिकार है, किसी दूसरी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाए। तो इसके उचित प्रबंध भी किए गए हैं ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और समाज के कल्याण के विरुद्ध ना हो, और ये संतुलन ही समता की रक्षा करता है। उदाहरण के लिए इसको उदाहरण से समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की बोलने की पूर्ण स्वतंत्रता यानी फ्री स्पीच हो, वह नफरत फैलाने लगे तो इसे समाज में विभाजन होगा, ये स्वेच्छाचारिता है। वहीं जब बोलने की स्वतंत्रता को समाज के सभी वर्गों की गरिमा और समानता के साथ जोड़ा जाता है तो ये संविधान सम्मत स्वतंत्रता बनती है। तो निष्कर्ष ये है, इसलिए कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता परस्पर शत्रु है, क्योंकि यदि स्वतंत्रता को समता की सीमा में न रखा जाए, यानी स्वतंत्रता को समता की सीमा में न रखा जाए तो वह समाज में असंतुलन पैदा करती है। एक संतुलित लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिए दोनों के बीच समन्वय आवश्यक है। एक संतुलित और लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य के लिए दोनों के बीच समन्वय आवश्यक। नेक्स्ट बात करते हैं संसदीय विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो संसदीय विशेषाधिकार है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है। तो इससे तात्पर्य कि ऐसे विशेष अधिकारों और शक्तियों से है जो संसद या संविधान के सदस्यों को उनके कार्यों को स्वतंत्र और निर्भीक रूप से संपन्न करने हेतु दिए गए हैं। यानी ये संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य ऐसे विशेष अधिकार और शक्तियां जो संसद या विधानसभा के सदस्यों को उनके कार्यों को स्वतंत्र रूप से, निर्भीक रूप से संपन्न करने के लिए दिए गए हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि संसद विधानसभा की कार्रवाई बिना किसी बाहरी दबाव या हस्तक्षेप के सुचारू रूप से चले। तो उसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। तो अनुच्छेद 105 में क्या है, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए। अनुच्छेद 105 में संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो 105 में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार है और अनुच्छेद 194 में जो विधानमंडलों के सदस्य हैं राज्य में उनको विशेषाधिकार है। तो संसदीय विशेषाधिकार दो भागों में होते हैं। पहले होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस, जो इसमें सामूहिक विशेषाधिकार हैं। ये अधिकार पूरी संसद या विधानसभा को दिए जाते हैं। जैसे संसदीय कार्यवाही को बाधित नहीं किया जा सकता। संसद को यह अधिकार है कि वह अपने सदस्यों को आचरण संबंधित मामलों में दंडित कर सके। यानी जब किसी सदस्य का संसद हो या विधानसभा हो, अगर आचरण गलत हो तो वह उनको दंडित कर सकता है, उनको प्रतिबंधित कर सकता है, उनको सदन से बाहर निकाला जा सकता है। और ये काम लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। इन सदन की कार्रवाई सुचारू और संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से चले, इनकी जिम्मेदारी होती है संसद में सदन लोकसभा अध्यक्ष की और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष की। तो संसद को यह अधिकार है कि वह अवमानना के मामले में कार्रवाई कर सके। सदन को यह अधिकार है कि उसकी कार्रवाई को गोपनीय रखा जा सकता है यदि आवश्यक हो। सदन को सुरक्षा प्रदान करना और बिना अनुमति के उसमें प्रवेश को रोकना है।
व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो ये अधिकार प्रत्येक संसद या विधायक को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होते हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है। सबसे पहले जो बोलने की स्वतंत्रता है संसद या विधानसभा में, जो आर्टिकल 105 के 2 में निर्धारित की गई है। तो संसद या विधानसभा के भीतर व्यक्त किए गए विचारों के लिए कोई भी सदस्य बाहर उत्तरदायी नहीं होता। तो बोलने की स्पीच और फ्रीडम है संसद के अंदर, तो संसद या विधानसभा के भीतर व्यक्त किए गए अंदर व्यक्त किए विचारों के लिए कोई भी सदस्य बाहर उत्तरदायी नहीं होता है। ये आर्टिकल 105(2) में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा गिरफ्तारी में छूट, तो संसद या विधानसभा की बैठक के 40 दिन पहले और बाद तक सदस्यों को बिना अनुमति गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। यानी संसद और विधानसभा के सदस्यों को गिरफ्तारी में छूट है। यानी संसद और विधानसभा की बैठक के 40 दिन पहले और बाद तक, यानी विधानसभा या संसद की बैठक है तो उसके बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, यानी कोई बैठक तय हो गई तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह किसी जघन्य अपराध में न पकड़ा गया हो। सदन में मतदान करने का अधिकार, तो सदन में अपने मत को स्वतंत्र रूप से देने का अधिकार है। समिति की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। इसका महत्व क्या है, तो ये विशेषाधिकार विधायक की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं। ये सदस्यों को बिना डर या दबाव के कार्य करने की आज़ादी देते हैं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए अनिवार्य है। इसकी सीमाएं और आलोचनाएं क्या है, ये तो विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। सीमाएं और आलोचना, इसमें सबसे पहली बार केशवानंद भारती केस में स्पष्ट किया गया कि जो विशेषाधिकार है, ये जो विधायक और संसद को विशेषाधिकार दिए गए हैं, ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। अगर कानून चाहें, अगर कोर्ट चाहें तो इनकी जो न्यायिक जुडिशियल रिव्यू इनका कर सकते हैं, विशेषाधिकार का रिव्यू कर सकता है। इनका दुरुपयोग भी देखा गया है, जैसे व्यक्तिगत प्रतिशोध में अवमानना की कार्यवाही, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि सदन के अंदर इनका व्यक्तिगत दुरुपयोग देखा गया है। व्यक्तिगत प्रतिशोध या अवमानना की कार्रवाई की गई। अगर ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति होती है, किसी भी सदस्य को अगर लगता है कि व्यक्तिगत प्रतिशोध में उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की गई है, तो वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि इसमें पहली बार केशवानंद भारती केस में, जैसे मैंने बताया, कि स्पष्ट किया गया कि जो विशेषाधिकार है सदन, इसमें विधानसभा और संसद में उनके जो अधिकार है उनको जुडिशियल रिव्यू के दायरे में रखा गया है। भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की कोई स्पष्ट सूची नहीं है, जिसमें भ्रम की स्थिति बनी रहती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र की रक्षा हेतु आवश्यक है, किंतु इनका संतुलित उपयोग होना चाहिए, जिन्हें संविधान, कानून और न्यायपालिका की सीमा में रहते हुए ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वे लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप बने रहें। तो निष्कर्ष को एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, कि संसदीय विशेषाधिकार लोकतंत्र की रक्षा हेतु आवश्यक है, लेकिन इनका संतुलित उपयोग होना चाहिए। इन्हें संविधान, कानून और न्यायपालिका की सीमा में रहते हुए ही प्रयोग किया जाना चाहिए। इन्हें संविधान, कानून और न्यायपालिका की सीमा में रहते ही प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि वे लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप बने रहें। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है विशेषाधिकारों को लेकर, जो राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस हुआ 1975 में। सबसे पहले इन अधिकारों की जो लड़ाई हुई जब 1975 में हुआ, तो 1975 में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस बनी, तो इसमें 1971 के जो चुनाव हुए थे उनको लेकर ये राजनारायण है, इसके द्वारा केस दर्ज किया गया। ये आपको आसानी से याद रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1971 का एक इम्पोर्टेंट केस है। इसी से संबंध है, जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी का इसी संबंध है। तो इमरजेंसी के समय, तो 1975 का जो ये केस चला था, राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी केस, तो इसमें विशेष अधिकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस केस में न्यायपालिका ने कहा कि संसद के विशेष अधिकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो सबसे पहले इस केस में स्पष्ट किया गया कि संसद के जितने भी विशेष अधिकार हैं वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकते, इसमें स्पष्ट किया गया। अब सबसे पहले आप इस केस को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इस तरीके से करें। इससे महत्वपूर्ण बात आप ऊपर लिखें इसमें कि राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी केस 1975, इस केस में न्यायालय ने कहा कि संसद के जो विशेष अधिकार हैं मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं जा सकते। अब ये केस क्या है, सबसे पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे इस तरीके से। 1971 में ये केस हुआ। 1971 से इसकी शुरुआत होती है कि जब आम चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी ने रायबरेली की जो सीट है, लोकसभा सीट से राजनारायण को हराया था। राजनारायण जो है इंदिरा गांधी के विपक्ष में था,
यानी इसकी सीधी टक्कर राजनारायण से थी और रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी जीती और राजनारायण हार गए थे। तो राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में अनैतिक साधनों और शासकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया है। ठीक है। तो इस महत्वपूर्ण निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975, इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है 12 जून 1975 में इसका फैसला आया। तो इसमें न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया गया। इसमें इलाहाबाद कोर्ट द्वारा 1975 में जो चुनाव है उसको अवैध घोषित कर दिया गया सरकार के खिलाफ पहली बार। इस तरीके का डिसीजन जब दिया गया तो हम ये मान सकते हैं कि जुडिशरी का जो पावर है, स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से काम करने की, निर्णय लेने की जो शक्ति है, वो कितनी पावरफुल है कि पहली बार किसी चुनी हुई सरकार को, निर्वाचित सरकार को अवैध रूप से अवैध घोषित कर दिया गया और सरकार को डिसमिस करने के आदेश कर दिए गए। इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया। उन्हें 6 वर्ष तक कोई भी निर्वाचित पद संभालने से वंचित किया जाता है। चुनाव अवैध घोषित करने के साथ ही 6 वर्ष तक कोई भी निर्वाचित पद संभालने से वंचित कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि ये निर्णय भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य ठहराने वाला था। इसके बाद इंदिरा गांधी ने आपातकालीन इमरजेंसी की घोषणा की। 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा, यानी 12 जून को ये इलाहाबाद कोर्ट का डिसीजन आया और 25 जून को 1975 को ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और भारतीय लोकतंत्र और नागरिक स्वतंत्रता पर गहरा प्रभाव पड़ा। इमरजेंसी के दौरान जो भारतीय लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हो और जो सिविलियंस की जो फ्रीडम है उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। काफ़ी सारी चीज़ें हुई। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है इसी के दौरान किया गया, इमरजेंसी के दौरान ही। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें अब इस 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सॉरी। उच्चतम न्यायालय की भूमिका क्या रही इसमें? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा गांधी ने निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या, जो भूमिका क्या रही? जब इलाहाबाद कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक राहत दी और कहा कि वह प्रधानमंत्री बनी रह सकती है लेकिन सदन में वोट नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इसको राहत दे दी और कहा कि आप प्रधानमंत्री बनी रह सकती है लेकिन आप चुनाव सीट का नहीं दे सकती। इसके बाद 39वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। इसमें 42वां संशोधन हुआ, 39वां संशोधन हुआ। इसमें एक सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावों को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। अब सबसे पहले यही किया गया कि इसमें न्यायिक समीक्षा कि जैसे इलाहाबाद कोर्ट ने जब इसका चुनाव अवैध रूप से घोषित कर दिया गया, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद में जब ये हुआ है कि आंशिक रूप से राहत मिल गई, तो सबसे पहला काम जो लोकतंत्र में जो प्रहार किया गया, जुडिशरी सिस्टम के जो हाथ काटे गए, सबसे पहला काम यही किया गया कि एक संविधान संशोधन लाया गया, 39वां संविधान संशोधन, जिसमें ये किया गया कि जिस तरीके से उनके खिलाफ चुनाव को अवैध रूप से घोषित किया गया, जिस तरीके से उनके साथ दिक्कत हुई, तो सरकार ने सोचा कि क्यों नहीं इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया जाए, जुडिशरी सिस्टम का जो रिव्यू का जो सिस्टम है इसी को खत्म कर दिया जाए। तो संविधान संशोधन लाया गया। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया गया। यानी ये चुनाव हो गया, अगर प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया, उपराष्ट्रपति बन गया और उस लोकसभा अध्यक्ष बन गया, तो जुडिशरी सिस्टम, इसमें जुडिशरी रिव्यू नहीं हो सकता है, इसमें जुडिशरी सिस्टम में इनको चैलेंज नहीं कर सकता, बन गए तो बन गए। इसके बाद में बात करते हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका अधिकतर पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश क्या अध्यादेश कर सकता है? तो इसका संवैधानिक आधार क्या है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं। तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। स्थिति इसकी यह है कि जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं होता है, यानी संसद का जब कोई भी सत्र में नहीं होता है, जब सदन का कोई भी जब संसद का कोई भी सदन सत्र में नहीं होता है, यानी सत्र नहीं चल रहा है और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि तत्काल कोई कानून बनाना आवश्यक हो,
तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दोबारा समझते हैं कि जब संसद का कोई भी सत्र नहीं होता है, यानी संसद का जब कोई भी सत्र नहीं हो और देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए कि तत्काल कोई कानून बनाना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, जो एक लिमिटेड समय के लिए 6 सप्ताह के लिए प्रभावी रहता है। यानी एक एक कानून, एक गाइडलाइन जारी कर सकता है कि इस समय तक, अब इस तरीके से इस कानून को पूरे देश में फॉलो किया जाएगा। ठीक है। ये जो अध्यादेश होता है ये प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान होता है। ये जो राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है, ये जिस तरीके से संसद द्वारा जो कानून प्रस्ताव किया जाता है, पारित किया जाता है, उसी की तरह प्रभावी होता है। लेकिन ये अध्यादेश संसद से पुनः सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। लेकिन इसकी ये स्थिति है कि यह अध्यादेश जब संसद का सत्र पुनः प्रारंभ होता है तो ये 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। तो इस 6 सप्ताह के दौरान इस जो ऑर्डिनेंस है, ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, अगर इसको आप सरकार अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहती है तो इसको एक अध्यादेश के रूप में, इसको एक प्रस्ताव के रूप में इसको संसद में पारित करवाना होता है। तो ये स्वतः, अगर ऐसा नहीं होता है कि संसद में 6 सप्ताह के अंदर ये पारित नहीं करवाया जाता है तो स्वतः निरस्त हो जाता है। यह शक्ति आपातकालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए दी गई है, नहीं कि नियमित कानून बनाने के विकल्प के। यानी ये ऐसी स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दी गई, आपातकालीन जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए ये व्यवस्था की गई है 123 वाली, ना कि नियमित कानून बनाने के रूप में। यानी इसको नियमित कानून बनाने के लिए बार बार ऐसी चीजें थोपने या परेशान करने या मनमर्जी करने जैसे संविधान या कानून बनाने के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति ऐसी परिस्थितियों में कोई कानून लेके आ जाए कि संविधान का कोई सत्र नहीं चल रहा है और सरकार कह रही है कि हाँ, क्योंकि सरकार की राष्ट्रपति जो होता है, एक हालांकि राष्ट्रपति सर्व सर्वा होता है, लेकिन राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो सीमित है, क्योंकि उसको जो काम करना होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति कई बार क्या होता है, शक्तियों का दुरुपयोग भी होता है। राष्ट्रपति संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और जब राष्ट्रपति द्वारा ऐसी परिस्थिति में कानून ऐसा ला दिया जाए तो क्योंकि ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये संसद द्वारा जो पारित कानून होता है उसके बराबर ही प्रभावी होता है। इसकी शक्तियों का कई बार दुरुपयोग भी हुआ है, जिसके बाद में कई चीजें और स्पष्ट की गई, आगे इसको क्लियर करेंगे। तो विशेषताओं को एक बार आप दोबारा समझ लिए कि अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा पारित कानून के समान होता है। ये अध्यादेश संसद के पुनः सत्र आरंभ होने पर 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। यदि संसद इस अवधि में इसे पारित नहीं करती है तो यह स्वतः निरस्त हो जाता है। यह शक्ति आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी गई है, न कि नियमित कानून बनाने के लिए विकल्प के रूप में। तो इसका महत्व यह है कि यह शक्ति कार्यपालिका को त्वरित कार्रवाई की अनुमति देती है। यह शक्ति जो है कार्यपालिका को त्वरित कार्रवाई की अनुमति देती है, विशेषकर जब संसद सत्र में न हो और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो। इसकी आलोचना ये है कि यदि अध्यादेशों का दुरुपयोग हो तो लोकतंत्र के सिद्धांतों का पर खतरा बना रहता है। आलोचनात्मक इसका एक जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि मान लो कि अध्यादेशों का दुरुपयोग हो, इस आर्टिकल 123 का अगर दुरुपयोग होता है तो लोकतंत्र के सिद्धांतों का खतरा बना रहता है। एक मामला ऐसा हुआ था, आप याद रखें इसको, सुप्रीम कोर्ट ने DC वधवा केस किया था 1987 में सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये मामला भारत के संविधान में दी गई राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सीमा और मर्यादा को स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय माना जाता है। तो डॉक्टर DC वधवा एक प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और शोधकर्ता थे। उन्होंने अध्ययन के दौरान पाया कि बिहार सरकार ने बार बार अध्यादेशों को पुनः जारी किया और उन्हें संसद विधानसभा में पारित नहीं किया। यानी DC जो वधवा है उन्होंने ये पाया कि बिहार सरकार बार बार अध्यादेश जारी कर रही है और संसद और विधानसभा में उसको पारित नहीं करवा रही। इन अध्यादेशों की अवधि खत्म होने के बाद भी उन्हें लगातार दोहराया जाता रहा, जिससे वे लगातार वर्षों तक कानून के रूप में प्रभावी रहे बिना विधायी मंजूरी के। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें यह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की जो अध्यक्षता में पीठ ने कहा कि राज्यपाल द्वारा बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। न्यायाधीश PN भगवती ने इस फैसले में कहा कि जो राज्यपाल द्वारा बार बार अध्यादेश जारी करना संविधान की आत्मा के विरुद्ध है। अध्यादेश आपातकालीन उपाय है, न कि राज्य सामान्य कानून बनाने का विकल्प। इसे बार बार जारी करना संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग है और लोकतंत्र की भावना का उल्लंघन है।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि विधानमंडल को बाईपास करके कार्यपालिका द्वारा बार बार अध्यादेश जारी करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, पावर ऑफ पार्डन है, इसमें संविधान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति प्रदान की गई है। जो ऑर्डिनेंस की शक्ति है वो आर्टिकल 123 के तहत प्रदान की गई है, और पार्डन की जो शक्ति है, समाधान की जो शक्ति है, आर्टिकल 72 के तहत प्रदान की गई है। इस शक्ति के अंतर्गत समाधान है, दंड की माफी है, दंड की अवधि में कटौती है, दंड को स्थगित करना, दंड को टालना, यानी समाधान, दंड की माफी, दंड की अवधि में कटौती, दंड को स्थगित करना और दंड को टालना, ये सब चीजें इसमें शामिल है। ये सभी दंडों को समाप्त करने या कम करने के उपाय हैं। ये किन मामलों में होता है इसको समझते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों में राज्य और केंद्र लेके विशेष रूप से मृत्युदंड के मामलों में ये होता है, सैन्य कानून के अंतर्गत, और उन मामलों में जो संघीय कानून के अंतर्गत आते हैं। इसका महत्व यह है कि यह शक्ति दया, न्याय और मानवता के तत्व को न्यायिक प्रक्रिया में जोड़ती है, यानी दया, न्याय और मानवता के जो महत्व को न्यायिक प्रक्रिया में जोड़ती है। इसका जो महत्व है, जो यानी राष्ट्रपति को जो संविधान 72 आर्टिकल 72 में जो समाधान की शक्ति दी गई है, वो इसलिए दी गई है क्योंकि जो न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशरी सिस्टम है, इसमें दया, न्याय और जो मानवता का जो मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें जुडिशरी सिस्टम में दया भी है, न्याय भी है, मानवता भी है। यानी सब जगह जब आदमी निराश हो जाए तो वो राष्ट्रपति के पास याचिका लगा सकता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति को दया आ जाए, उसमें मानवता हो, थोड़ी सी लगे उसको, तो वो माफ कर सकता है, आपकी सजा में कटौती कर सकता है, मृत्युदंड को माफ कर सकता है। यह अंतिम उपाय है जहां न्यायालय की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी होती है। यानी न्यायालय जब अपनी प्रक्रिया पूरी समाप्त कर चुके होते हैं, तब ये अंतिम उपाय है कि राष्ट्रपति के पास पूछा जाए और अपील वहां पर न्याय की गुहार लगाई जाए कि साहब हमें न्याय में थोड़ी सी राहत दी जाए, उसमें सजा में माफी, न्याय राहत दी जाए। तो अधिकतर ऐसा होता है कि मानवीय एंगल से उसमें राष्ट्रपति विचार करता है, लेकिन राष्ट्रपति का अकेले का इसमें ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति अकेला ये डिसीजन कर ले, हाँ कि इसको फ्री कर दिया जाए, कि इसको माफ करो, मृत्युदंड इसको नहीं दिया जाए, इसकी सजा में नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसमें राष्ट्रपति को जो मंत्री परिषद होता है उससे सलाह लेनी पड़ती है, और उसकी सलाह के आधार पर ये निर्धारित करना पड़ता है कि उसको उसकी सजा का क्या किया जाए। उस जिस भी व्यक्ति जो किसी सजा के खिलाफ, किसी न्याय के खिलाफ, किसी फैसले के खिलाफ अगर कोई पहुंचा है राष्ट्रपति के पास, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए। इसको एक प्रमुख बात से इसको क्लियर किया गया है, जिसमें मारू राम बनाम भारत संघ केस है 1980, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये शक्ति मनमानी नहीं होनी चाहिए बल्कि न्यायपूर्ण आधार पर आधारित होनी चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि जो राष्ट्रपति की जो शक्ति है, आर्टिकल 72 जो माफ करने की शक्ति है, ऑर्डिनेंस वाली शक्ति है, सॉरी ऑर्डिनेंस की पावर ऑफ पार्डन की है, क्षमादान, दंड माफी और दंड की अवधि में कटौती, दंड को स्थगित करना और दंड को टालना, इसको न्यायपूर्ण आधार पर आधारित होनी चाहिए, नहीं कि मनमानी नहीं होनी चाहिए। तो यह मामला भारतीय संविधान के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 और राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161, यानी राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 72 में है, और राज्यपाल की समाधान की शक्ति की बात करें तो आर्टिकल 161 में है, कि क्षमाओं और मर्यादाओं से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। तो मारूराम बनाम को याद रखें। मारूराम बनाम इस भारत संघ 1980 में जो राज्यपाल की जो समाधान की शक्तियां हैं, जो राज्यपाल और राष्ट्रपति, इस मामले को लेकर ये महत्वपूर्ण केस है। मारूराम नाम के एक दोषी ने भारत के राष्ट्रपति के समाधान की याचिका दायर की थी। इस केस में यह प्रश्न उठा है कि क्या राज्यपाल अपनी समाधान की शक्ति का मनमाने ढंग से उपयोग कर सकते हैं, और क्या यह शक्ति कार्यपालिका की सलाह से बाध्य या स्वतंत्र है। तो मुख्य प्रश्न क्या है, इसमें जो मुख्य सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति राज्यपाल समाधान की शक्ति अपने विवेक से प्रयोग कर सकते हैं। क्या यह शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होती है। क्या समाधान की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इसमें आया और ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी समाधान की शक्ति को स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ माना गया है। यानी राज्यपाल और जो राष्ट्रपति है, समाधान की शक्ति स्वतंत्र रूप से या मनमाने रूप से इसका निर्णय नहीं सुना सकते या नहीं कर सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह से ये निर्णय करना पड़ेगा। समाधान की शक्ति एक का प्रयोग भी स्वेच्छा और मनमानी से नहीं किया जा सकता। यह शक्ति
अनुचित, पक्षपातपूर्ण या भ्रष्ट तरीके से इस्तेमाल की जाए तो ये न्यायिक जुडिशियल रिव्यू के अधीन होगी। हाँ, अगर न्यायालय को ये लगता है कि अनुचित और पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट तरीके से ये किया गया है या किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए ये इस तरीके का कार्य किया गया है कि किसी की सजा माफ की गई है, ये आपने जो अधिकार है आर्टिकल 72 आर्टिकल 61 का प्रयोग किया गया है, अनुचित तरीके से किया गया है, पक्षपातपूर्ण किया गया है और भ्रष्ट तरीके से किया गया है, तो न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया। तो मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान एक संवेदनशील और मानवीय शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इसका महत्व ये हुआ कि यह फैसला भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति केवल एक शोपीस नहीं है, लेकिन उसकी शक्तियां भी लोकतांत्रिक नियंत्रण और सलाह के अधीन है। तो निष्कर्ष ये है कि दोनों शक्तियां अध्यादेश जारी करना और क्षमादान देना राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में कार्यपालिका के रूप में लोकहित में निर्णय लेने का अधिकार देती हैं। हालांकि इन शक्तियों का उपयोग संतुलन और विवेक के रूप में किया जाना चाहिए ताकि वे संविधान की भावना, न्याय के सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्य के अनुरूप हो। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? उन संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है। इसका अर्थ है कि जुडिशरी को न्यायपालिका और विधायिका से स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है ताकि वे निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के अपने कार्यों का निर्वहन करें। तो जुडिशरी सिस्टम है, इसको एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है इससे स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है, यानी इन दोनों से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है, इनके बिना दबाव के स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अधिकार है ताकि ये निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। इसका सबसे जो पुराना सबसे बड़ा जो मामला देखा जा सकता है, आप इसी से देख सकते हैं जो राम नारायण बनाम जो भारत संघ वाला जो मामला था, इंदिरा गांधी वाला 1975 वाला, जिसमें चुनाव को अवैध रूप से अवैध घोषित कर दिया गया था और उसको इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था। हालांकि आंशिक रूप से सुप्रीम कोर्ट को उसमें राहत दी गई थी और प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की छूट दे दी गई थी। प्रधानमंत्री किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को पद से हटाना और चुनाव को अवैध घोषित करना, यह जुडिशरी का एक ये है कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका की एक मुख्य उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जिसको आप स्वतंत्र न्यायपालिका का एक एग्जाम्पल के रूप में आप इसको कहीं भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, पूरे तरीके से मेंशन करें। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यह संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है और सरकारी कार्यों की समीक्षा जुडिशियल रिव्यू करती है। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो इसमें भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करें जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जिसमें कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी अनुच्छेद 50 के अंतर्गत यानी सारा सिस्टम ये जो विधायिका, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है, इस सारे सिस्टम को अलग रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से न्यायपालिका पर इनका प्रभाव या दबाव नहीं पड़े। तो इसको समझते हैं कि अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया कि वे न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करें जिससे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। कॉलेजियम प्रणाली होती है जिसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है और जो मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के द्वारा ही ये जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें कार्यपालिका का सीधा हस्तक्षेप कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी का परिणाम है कि जो जजेज हैं वो स्वतंत्र रूप से किसी भी मामले में सुनवाई करते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और अपना फैसला देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहते हैं और उन्हें मनमाने ढंग से हटाया नहीं जा सकता, जिसके कारण उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा बनी रहती है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया केवल संसद की प्रक्रिया, विशेष प्रक्रिया द्वारा अनुच्छेद 124(4) की 4 ही संभव है।
जो अत्यंत कठिन और गंभीर प्रक्रिया है। अगर बात होती है, सवाल पूछा जाता है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ पर जोड़ी गई है, तो आर्टिकल 124 में खंड 4 में जोड़ी गई है। आर्टिकल 124 के खंड 4 में जोड़ी गई है, जो अत्यंत कठिन और गंभीर प्रक्रिया है। न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं और ये कार्यपालिका के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जिससे न्यायिक समीक्षा बनी रहती है। अगर ये कम ज्यादा होते हैं तो इसकी जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है कि जुडिशियल जो कोर्ट है वो जुडिशियल वो रिव्यू इसका कर सकती है, लेकिन इसकी जो डायरेक्ट जो एग्जीक्यूटिव है वो डायरेक्ट इसके तय नहीं कर सकती है, संसद द्वारा तय किए जाते हैं। तो कार्यपालिका को न्यायपालिका की न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, जिससे न्याय का स्वतंत्र संचालन संभव होता है। न्यायपालिका के पास अवमानना की शक्ति होती है, कंटेम्प्ट टू कोर्ट होती है। न्यायपालिका के पास अवमानना की शक्ति यानी कंटेम्प्ट टू कोर्ट होती है, जिससे वह अपने आदेशों के पालन को सुनिश्चित कर सकती है। यानी न्यायपालिका के पास एक अवमानना की शक्ति होती है, कंटेम्प्ट टू कोर्ट। यानी कई बार ये होता है कि मान लीजिए कि कोर्ट ने कोई आदेश दिया, और कोर्ट का आदेश किसके आधार पर चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन या इसके एग्जीक्यूटिव के आधार। एग्जीक्यूटिव अगर मना कर दें कि आपके आदेश नहीं मानते, राव नहीं मानते आपके आदेश, तो फिर ऐसी परिस्थिति में कोर्ट तो निसहाय कोर्ट हो गई, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं बचा है। कोर्ट कैसे उस कार्य को इम्प्लीमेंट करेगी? तो इसमें कोर्ट के पास एक पावर है, कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिसमें अवमानना की शक्ति इसको कोर्ट को दी गई है। अवमानना की शक्ति कोर्ट के पास है। अगर कोई कोर्ट के आदेशों की अवमानना करता है, आदेशों को नहीं मानता है, तो इसमें सजा का प्रावधान किया गया है, और वह पालना को सुनिश्चित करती है कि अगर कोई उसके आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका के पास अपने आंतरिक जो जो प्रशासनिक कार्य जैसे नियुक्तियां, स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों में स्वतंत्रता होती है। यानी जो न्यायपालिका के अंदर जो नियुक्तियां होती है, स्थानांतरण होती है और पदोन्नति होती है, ये एक आंतरिक प्रशासनिक कार्य है। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, इसलिए इसमें स्वतंत्रता होती है, और इसीलिए इस जुडिशरी सिस्टम में निष्पक्षता बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जिसके तहत वे संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को अमान्य घोषित कर सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जिस जिस इसके जुडिशियल रिव्यू के तहत वो संविधान के विरुद्ध बनाए जो भी कानून अगर कोई बन रहा है तो उसको वो अमान्य घोषित कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि संसद से अभी ये वाला कानून है, ये जो इनके खिलाफ बनाया गया, कौन से बोर्ड थे ये, मुस्लिम का जो बोर्ड था उसके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो कानून बनाया गया, इस वक्फ बोर्ड जो कानून बना, तो इस वक्फ बोर्ड के कानून को जुडिशियल रिव्यू में रखा गया और उस पर एक कुछ समय के लिए रोक लगाएगी। तो इस तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये कानून जो है संविधान के विरुद्ध बनाया गया है तो उसको अमान्य घोषित कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून भी सुप्रीम कोर्ट अमान्य घोषित कर सकती है, लेकिन उसका आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर बिल्कुल तर्क पे तर्क ये चीज रखेगी कि ये संविधान के विरुद्ध बनाए गए। इसमें प्रमुख वाद है केशवानंद भारती केस है 1973 वाला भी, इसमें प्रमुख वाद इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। एसपी गुप्ता केस है 1981 का, तीन जज केस है, जिसमें 93, 98 और 2015 में कोलिजियम प्रणाली की न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़ा गया है। एक तो एसपी गुप्ता का केस है 1981 का, और उसके अलावा 3 जज केस हैं जो 93 का है, 98 का और 215 का। इसमें कोलिजियम प्रणाली को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़ा गया। यानी इसमें बीच में ऐसा हुआ था कि जो कोलिजियम प्रणाली है, न्यायाधीशों की नियुक्ति है, इसमें जो विधायिका का प्रभाव बढ़ गया था, इसकी वजह से काफी चीजें प्रभावित हो रही थी। फिर इसके बाद कोलिजियम प्रणाली को न्यायपालिका की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए इसको सब चीजों को इसके अलग किया गया। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ केस है 1918 वाला, जो फर्स्ट जजेस केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, इसमें जो अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता है। मुख्य न्यायाधीश की राय बाध्यकारी नहीं मानी गई।
इसका प्रभाव ये हुआ कि कार्यपालिका की जो भूमिका नियुक्तियों में अधिक हो गई। इस केस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर होती दिखाई दी। यानी एस पी गुप्ता बनाम भारत संघ वाला जो 81 वाला केस था, फर्स्ट जजेस केस था, उसमें दिक्कत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय है वो कार्यपालिका का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, और मुख्य न्यायाधीश की जो राय है वो बाध्यकारी नहीं होती। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि जो कार्यपालिका की भूमिका है वो नियुक्तियों में अधिक हो गई और इस केस में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर होती दिखाई दी। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन केस 1993 सेकंड जजेस केस हुआ, जिसमें कोर्ट ने एसपी गुप्ता के निर्णय को पलट दिया। 93 में दोबारा हुआ, जिसमें एसपी गुप्ता के केस को कोर्ट ने पलटा और कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह जो अन्य वरिष्ठ जजों से परामर्श के बाद वो वह बाध्यकारी होगी। यानी मुख्य न्यायाधीश अगर दो वरिष्ठ अन्य वरिष्ठ न्याय जजों से सलाह ले रहा है तो बाध्यकारी होगी। इसी निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई और इसी निर्णय से कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। उद्देश्य यह था कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप है उसके बचाव और न्यायपालिका की न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हो। यानी कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाव और न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हो। तो राष्ट्रपति की सलाह पर पुनः विचार हुआ 1998 में, जो थर्ड जजेस केस हुआ, राष्ट्रपति की सलाह पर पुनः केस। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान की व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश वाले 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे। हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे। यह फैसला कॉलेजियम की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ बनाता है। यानी जो ये हुआ लास्ट वाला, राष्ट्रपति की सलाह पर पुनः विचार हुआ 1998 में, थर्ड जजेस केस, राष्ट्रपति की सलाह पर दोबारा केस विचार हुआ 1998 में, जिसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम को मजबूत किया गया, जो कार्यपालिका की जो हस्तक्षेप है उससे बचाव के लिए और न्यायिक स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए कॉलेजियम सिस्टम को मजबूत किया। कॉलेजियम सिस्टम की जो प्रणाली है इसकी शुरुआत ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 1993 से सेकंड जजेस केस है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसमें यह तय किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, और हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल। इसके बाद चौथा केस हुआ एनजेएसी केस 2015 में हुआ, जो 4 जजेस केस था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, एनजेएसी का गठन किया, नेशनल जुडिशरी कमीशन का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध मानते हुए निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है। एसपी गुप्ता केस से लेकर एनजेएसी केस तक न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट रुख अपनाया। कॉलेजियम प्रणाली को एक ऐसा माध्यम माना गया जो न्यायपालिका को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखता है और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो ये जजेस केस हैं, फर्स्ट जजेस केस है एसपी गुप्ता से लेकर जो 4 जजेस केस है, यहाँ तक का जो मामला है आप इसको 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट इसको रखें और बिल्कुल क्लियर करें। न्यायपालिका ने स्वतंत्रता के कॉलेजियम सिस्टम को कैसे लागू किया गया, कॉलेजियम सिस्टम का क्या महत्व है और स्वतंत्र रूप से कैसे कार्य कर सकता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के केवल एक संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र, मानवाधिकारों और विधि के शासन, लॉ ऑफ रूल की सुरक्षा की रीढ़ है। भारत संविधान इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस प्रावधान देता है, जिससे कि जनता को निष्पक्ष और निर्भीक न्याय प्राप्त हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्य क्या हैं, इनको समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है। सुप्रीम कोर्ट है अंतिम न्यायिक प्राधिकरण है। यह न केवल देश का सर्वोच्च न्यायालय है, बल्कि संविधान का संरक्षक है, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मौलिक अधिकारों का रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं कार्य, तो मूल अधिकारों की रक्षा करना, इसका मूल रक्षा ये करता है, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज जिसको कहा जाता है, कहता है नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, जिसमें ये 4-5 प्रकार के रिट्स हैं, इसकी आगे बात करें।
इसमें हेबियस कॉर्प्स हैं जिसमें शरीर को प्रस्तुत करो। हेबियस कॉर्प्स एक रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है। यानी एक हेबियस कॉर्प्स एक रिट्स होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करके किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश जारी कर सकता है। यह तब की जाती है कि किसी व्यक्ति को जब गैर कानूनी रूप से हिरासत में ले लिया गया हो तो कोर्ट आदेश देता है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए, पेश किया जाए। यदि अवैध हिरासत पाई जाती है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसके अलावा मैंडेमस है या ये आदेश दिया जाता है, रिट जारी किया जाता है। इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। यह रिट सरकारी अधिकारियों, सरकारी निकायों और न्यायिक अधिकारियों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए मजबूर करने की जारी की जाती है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी निकाय है या न्यायिक अधिकारी हैं वो प्रॉपर रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है एक आदेश जारी करता है, मैंडेमस एक रिट जारी करता है और उनको आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्यों को निभाएं और उनको लिए मजबूर करता है। इसके बाद उनको एक अलर्ट जारी करता है। जब कोई अधिकारी अपना वैधानिक कार्य नहीं करता है तो यह रिट जारी करता है। इसके बाद जो थर्ड रिट है ये सर्सियरी है। ये सर्सियरी रिट है जिसमें जानकारी मांगती है सुप्रीम कोर्ट। इस रिट जारी करके सर्सियरी रिट में जानकारी मांग सकती है। इसमें यह रिट है कि उच्चतम न्यायालय जो है उच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्न अदालतों या ट्रिब्यूनल के जो आदेश हैं उनके जो आदेश की कॉपी है उनकी जानकारी ये रिट जारी करके सर्सियरी जो रिट है ये जारी करके जानकारी मांग सकती है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य करती तो उसका आदेश निरस्त करने की ये रिट दी जाती है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई कर रही है तो ये रिट जारी करके और उस आदेश को निरस्त कर दिया जाता है। यानी इस आदेश के तहत ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त करने के लिए जारी किया जाता है। सर्सियरी जानकारी मांगी जाती है। इसके अलावा जो फोर्थ है प्रोहिबिशन है जिसमें प्रतिबंधित करना। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल कोई मामला सुन रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यानी सर्सियरी में क्या है, ये जानकारी मांगती है, ये आदेश को निरस्त करने के लिए होता है। जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है और कोई ऐसा आदेश दे देती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो ये रिट सर्सियरी रिट जारी करके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को निरस्त कर सकती है। इसके अलावा प्रोहिबिशन जो है उसमें प्रतिबंधित करना है। उसमें यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल कोई भी मामला, इसमें ट्रिब्यूनल भी शामिल है, ऐसा नहीं ट्रिब्यूनल बाहर नहीं है, इससे कोई मामला सुन रही है तो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो ये कार्रवाई रोकने के लिए दी जाती है। यानी सुनवाई मत करो तो ये जो रिट प्रोविजन रिट जारी की जाती है और उनको इस कार्रवाई नहीं सुनवाई करने के लिए रोका जाता है। इसका उद्देश्य है कि अधिकार का अतिक्रमण रोकना। इसके लिए भी पांचवा है क्यो वारंटो है जिसमें किस अधिकार से। तो यह रिट जारी किसी व्यक्ति से यह पूछने के लिए जारी की जाती है कि वह किस अधिकार से सरकारी पद पर बैठा है। यदि वह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति योग्य नहीं है और अयोग्य तरीके से नियुक्त किया गया है तो उसे उस पद से हटाया जा सकता है। तो ये 5 रिटें हैं जिनके माध्यम से भारत के नागरिकों को न्याय की गारंटी देती है और राज्य के किसी भी अधिनायकवादी या मनमाने व्यवहार पर नियंत्रण रखती है। इसमें हेबियस कॉर्प्स को सबसे अधिक तेज और प्रभावी रिट माना गया है। जो हेबियस कॉर्प्स है इसको सबसे प्रभावी रिट माना गया है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है कि साहब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया है तो ये रिट जारी करके सर जो कोर्ट है किसी भी व्यक्ति को जो हिरासत में लिया गया है उसको प्रस्तुत करने के आदेश दे सकती है कि इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। अगर कोर्ट मानती है कि इसको अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो उसको रिहा कर सकती है। मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों के विरुद्ध कानून को अमान्य घोषित करना तो जुडिशियल रिव्यू है। मूल अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून है तो उसको अमान्य घोषित कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून या कार्यपालिका के आदेश की संवैधानिकता की तो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाए तो इसे निरस्त कर दिया जाता है। मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति तो रिट जुडिक्शन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट्स जारी करने की विशेष शक्ति प्राप्त है।
यह एक मौलिक अधिकार भी है जो नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच और अधिकार देता है। मूल अधिकारों से संबंधित मामलों में अपीलेंट ज्यूरिडिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता है। यह न्यायिक दंड, नागरिक दंड, वाणिज्यिक और संवैधानिक संविधान से संबंधित मामलों में अंतिम अपीली न्यायालय है। तो मूल अधिकारों की रक्षा से इतर विशेष स्पेशल जो अपील है, स्पेशल लीव पिटीशन SLP जो होती है, अनु मूल अधिकारों से अलग जो स्पेशल अपील होती है, स्पेशल लीव पिटीशन होती है, तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के निर्णय सुन सकता है, भले ही संविधान में उसके लिए कोई विशेष अपीलीय प्रावधान न हो। SLP लिखा हुआ है कि स्पेशल लीव पिटीशन किया गया है जिसमें विशेष अपील की गई है आर्टिकल 136 के अंतर्गत कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के जो निर्णय उनको सुन सकता है, भले ही संविधान में उसके लिए कोई विशेष अपीलीय प्रावधान न हो। मूल वाद अधिकार क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है कि अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जब कोई विवाद भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे सुनवाई करता है। यानी आर्टिकल 131 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि जब कोई विवाद भारत सरकार या एक राज्य या दो राज्यों के एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो राज्यों के बीच उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई सीधे कर सकता है। इसमें एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है कि आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या एडवाइस मांग सकता है। कोर्ट का उत्तर बाध्यकारी नहीं होता, यानी एक आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है, महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता। संविधान की व्याख्या है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है और यदि कोई अस्पष्टता हो तो उसे स्पष्ट करता है। तो समान कानून की स्थापना, लॉ ऑफ द लैंड, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पूरे भारत में बाध्यकारी होते हैं आर्टिकल 141 के तहत, जिससे कि मैंने बात की आर्टिकल 141 के तहत। आर्टिकल 141 के तहत कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है तो पूरे भारत के लिए, पूरे देश के लिए वो बाध्यकारी होते हैं। उसके निर्णय के अनुसार ही निचली अदालतों को कार्य करना होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होते हैं उनके निर्णय के अनुसार ही जो निचली अदालतें हैं वो कार्य करती है। संपादकीय और प्रशासनिक कार्य, तो सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित मामलों का निर्णय भी करता है। निष्कर्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान और कानून का अंतिम व्याख्याकार है और संरक्षक है। इसकी शक्तियां केवल न्याय तक सीमित नहीं है बल्कि लोकतंत्र, न्याय और मूल अधिकारों की रक्षा का स्तंभ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट ऐतिहासिक विधिक परिवर्तन है जिसके माध्यम से भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। यह अधिनियम 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के निर्णय के साथ लागू हुआ और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभाव में आया। इसमें जो मुख्य प्रावधान है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, तो राज्य का पुनर्गठन है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर जिसके पास विधानसभा होगी और लद्दाख जिसके पास विधानसभा नहीं होगी। विधानसभा की स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर जो यूटी को दिल्ली और पांडुचेरी की तरह विधानसभा दी गई और लद्दाख यूटी को यूनियन टेरिटरी को, यानी दोनों ही यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी की तरह इसको विधानसभा दी गई है और लद्दाख को विधानसभा नहीं है। वहां प्रशासनिक जो उपराज्यपाल के अधीन होता है, राज्यपाल की जगह उपराज्यपाल होता है, यहाँ पर LG होता है। और पुनर्गठन के बाद राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया और पुनर्गठन जब हुआ यहाँ तो राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों में यूटीएस में उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। भारत का संविधान और सभी राज्य केंद्रीय कानून लागू। तो अब भारत का संविधान है पूर्णतः जम्मू कश्मीर में लागू हो गया है। पहले राज्य में विशेष दर्जा था जिसे बहुत से केंद्रीय कानून वहां लागू नहीं होते थे। धारा 370 और 335 का प्रभाव समाप्त हो गया, यानी अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटा दिया गया है। अनुच्छेद 335A जो केवल जम्मू कश्मीरियों को स्थानीय निवासियों के विशेष अधिकार देता था उसको निरस्त कर दिया गया है। कानूनों और सेवाओं की समरूपता की बात करते हैं तो अब शिक्षा, आरक्षण, संपत्ति का अधिकार, शासकीय नौकरियां आदि में अन्य राज्य जैसी व्यवस्थाओं को लागू किया गया है। राज्य विधानसभा की सीटें, जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें कुल 107 सीटें होगी। इसमें
24 सीटें पाकिस्तान शासित कश्मीर पीओके के लिए आरक्षित होगी। इसके लिए उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है। तो जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय बना रहेगा, जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय बना रहेगा और सुप्रीम कोर्ट की पूर्ण न्यायिक शक्ति अब सीधे प्रभाव हो गई है। तो परिणाम और महत्व की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद अब वहां भी भारत का जो संविधान है वो प्रभावी हो गया है, जिससे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना साकार हुई है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति मिली है, जिससे विकास की गति तेज होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि कई राजनीतिक दलों और स्थानीय राजनेताओं ने इस निर्णय का विरोध किया और इसे अलोकतांत्रिक बताया, क्योंकि इसे बिना राज्य विधानमंडल विधानसभा की सहमति के लागू किया गया था। केंद्र सरकार का यह भी मानना है कि इस पुनर्गठन से क्षेत्र में आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने की सहायता मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को एकता को मजबूती मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संसद की जो संविधान संशोधन शक्ति है और संपत्ति का अधिकार, इन दो बिंदु हैं, इन पर टिप्पणी कीजिए। ये जो बिंदु है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पूछे जाएंगे, 100% श्योरिटी है। तो संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसको सबसे पहले बात करते हैं संसद की संविधान संशोधन शक्ति। तो भारतीय संविधान की संशोधन की धारा 368 जो बात की गई, जो जिसमें चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वाला जो केस हुआ था 1973 वाला, जो भारतीय संविधान धारा 368 उसमें इसी को चैलेंज किया गया था, संविधान संशोधन की शक्ति को। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है धारा 368 में। संसदीय शक्ति के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन ये शक्ति असीमित नहीं है। केशवानंद भारती, ये किसानंद हो गया, यहाँ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्पष्ट किया गया है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। तो अब मूल संरचना में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार आदि शामिल है। इसका उद्देश्य यह है कि संसद संविधान को मनमाने तरीके से बदल न सके और भारत का जो लोकतांत्रिक और नैतिक ढांचा है वह सुरक्षित रहे। सेकेंड है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार इसमें है प्रारंभिक संविधान 1950 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 के रूप में शामिल था। तो प्रारंभिक संविधान 1950 की बात करें तो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 के रूप में शामिल था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानून बना दिया गया। यानी 1950 में जो मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 के रूप में शामिल था। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार के रूप में शामिल था 1950 तक, 1950 वाले मूल अधिकार में कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 44वें जो संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 1978 में, इसके द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक वैधानिक कानून का अधिकार बना दिया गया। यह अनुच्छेद 301 के तहत आता है। अब इसको अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ दिया गया, यानी 31 अनुच्छेद 31 से हटाकर मौलिक अधिकारों से इसको हटाकर 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अब इसे आर्टिकल 300A में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा न कहा गया। यानी जब तक कानून द्वारा ये स्पष्ट या निर्णय नहीं हो जाता है तब तक उसको किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। और ये केशवानंद भारती वाला मामला है, उसके बाद ये अधिकार को लाया गया, ये उसी का इन्फ्लुएंस है ये। क्योंकि अधिकतर ये होता था कि सरकार जो है किसी भी संपत्ति को अधिग्रहण कर लेती थी और मुआवजा राशि देकर उसको फ्री कर देती थी। लेकिन अब ये हो गया कि किसी भी संपत्ति को, चाहे वह सरकार हो या कोई और हो, किसी को भी उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक विधि द्वारा न कहा गया हो। अगर किसी सरकार किसी की संपत्ति को जबरदस्ती अधिग्रहण कर रही है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज कर सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट विधि द्वारा ये कहा जाए कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि सरकार जो सार्वजनिक हित में जो सरकार है सार्वजनिक हित में किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी अंततः यही निर्णय होगा। हालांकि ये हो सकता है कि राहत के रूप में उसको जो कंपनसेशन है उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर एक कानून बन गया है और सुरक्षित अधिकार है। इसका कारण यह था कि भूमि सुधार और समानता की दिशा में बाधाएं आ रही थी और ये अधिकार बार बार दुरुपयोग हो रहा था। निष्कर्ष ये रहा कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्राप्त
शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं बदल सकती। वहीं संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहकर केवल एक वैधानिक अधिकार है, जिससे सामाजिक न्याय और भूमि सुधार को प्रोत्साहन मिलता है। तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जो क्वेश्चंस हैं, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको वीडियो को एक नहीं 2 बार सुन लें, और आप, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो को प्रॉपर आप कंसिडर होके, 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 घंटे का वीडियो है, आप इसको कंसिडर होके सुनेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, पूरा पेपर है, बिल्कुल क्लियर होने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप पूरी कॉपी भर के आएंगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।